प्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 10 पद्य खंड से पाठ 7 राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित रचित पाठ स्वदेश प्रेम कविता को लेकर आया हूँ। इस पाठ में देश से कैसा प्रेम होता है, देश का क्या गौरव है, उसके बारे में राम नरेश त्रिपाठी जी ने बताया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका संदर्भ बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। अब देखिए कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। तो देखिए इसका प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने भारत की गौरवपूर्ण, जो भारत की गौरव है, भारत के जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उसके विषय में बताया है, उसकी झांकी प्रस्तुत की है। हमें भारत के बीते हुए कल के बारे में कवि ने कविता के माध्यम से बताया है। देखिए, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत जैसे देश के प्रताप की तुलना नहीं की जा सकती। उसका साक्षी कौन है? प्रत्यक्ष दिवाकर। उसका साक्षी प्रत्यक्ष सूर्य है, सूर्य साक्षी है, सूर्य स्वयं ही साक्षी है कि भारत एक अतुलनीय देश है। उसका, भारत के देश का प्रताप अतुलनीय है, उसका साक्षी सूर्य है। सूर्य हमें बताएगा कि भारत की कोई तुलना नहीं कर सकता। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर मतलब चंद्रमा होता है, और चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का साक्षी है, क्योंकि चंद्रमा चारों तरफ पूरे विश्व को देख चुका है। चंद्रमा पूरे विश्व के बारे में जानता है, लेकिन भारत की जो निर्मलता है, निर्मल की जो कीर्ति है, अर्थात भारत में जो विनम्रता है, जो दूसरों की इज्जत करने की विनम्रता है, वह सब चीज़ों का, कीर्ति का साक्षी कौन है? चंद्रमा। देख चुके हैं वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण। और आकाश के, नभ मतलब आकाश, आकाश के जो तारागण हैं अनंत, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, आकाश के जो अनंत तारागण हैं वह भारत की अतुल वैभव के साक्षी हैं। भारत की जो वैभवता है उसके साक्षी कौन है? यह अनंत तारागण है। अगिनत बार सुन चुका है जिनकी नभ, अगिनत बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और भारत में जो अनेक प्रकार के युद्ध हुए हैं और उस युद्ध का जो जय घोष हुआ है उसका साक्षी कौन है? समुद्र है, जो कि इस विजय घोष को अपने लहरों के माध्यम से दिखाता है कि भारत कितना गौरवशाली देश है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित अर्थात हमारे भारत का माथा, हमारे भारत का शौर्य, हमारे भारत का सर्वोच्च मुकुट क्या है? हिमालय है। हिमालय से हमारे भारत की शोभा बढ़ती है, हमारा भारत हिमालय से अलंकृत है। तो शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, हमारे भारत देश का माथा, हमारे भारत देश का मस्तक अलंकृत है, शोभित, शोभा दे रहा है किससे? हिमालय से। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और चारों दिशाओं में भारत की विजय की घोषणाएं गूंज रही हैं। भारत एक विजयी देश है, भारत की विजय की घोषणाएं, जय गीतों, जो जीत की घोषणाएं हैं, जीत के जो गीत हैं वह चारों दिशाओं में घूम रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरि वरगिर। अर्थात जिसकी महिमा का, भारत की महिमा का अविरल, जो कभी रुकने वाला नहीं है, भारत की महिमा का साक्षी कौन है? साक्षी सत्य रूप, एकदम सत्य रूप, हिम गिरिवर, हिम मतलब हिमालय, गिर मतलब पर्वत। तो भारत की महिमा का साक्षी, पवित्र भारत की महानता का साक्षी, महिमा अर्थात महानता, भारत की महानता का साक्षी हिमालय पर्वत रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर,
देखिए इसी हिमालय पर देवता भी उतरा करते थे विमानदल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो इसी हिमालय पर देवता लोग भी अपने विमान को उतारा करते थे, विमान को हिमालय पर उतार कर आते थे। सागर निज छाती पर जिनके अगिनत अरड़ों पोत उठाकर, पोत मतलब जलपोत, समुद्र, जो समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े नाव होते हैं उन्हें जलपोत कहते हैं, पोत अरड़ों पोत। तो सागर निज छाती पर जिनके, भारत समुद्र में व्यापार करने में भी बहुत उन्नति कर चुका है। अगिनत पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। तो भारत समुद्र के व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कर चुका है। सागर निज छाती पर जिनके, सागर में, समुद्र में अगिनत बहुत सारे भारत के जलपोत हैं जो सागर की छाती को चीर कर अर्थात सागर में चल चल कर अनेक तटों पर, दूर देशों के अनेक तटों पहुंचाया करते थे प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। भूमंडल, भूमि के अनेक कोणों पर, चारों कोणों पर पहुंचाया करते थे, जाया करते थे, सामान को पहुंचाया करते थे। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसी वासर, और नदियाँ जिसकी यश धारा सी, भारत की नदियाँ जल के रूप में आज भी मानो उसकी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती जा रही हैं। नदियाँ जिसकी यश धारा सी, भारत की नदियाँ क्या हैं? भारत की यश का कीर्ति बहा रही हैं, बहती हैं अब भी निसी वासर, दिन रात चारों तरफ भारत के गौरवपूर्ण की कीर्ति बहाती जा रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। इन्हीं नदियों के किनारे, ढूंढो इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में हमारे देश के उज्ज्वल संस्कृति का स्वरूप आज भी देखा जा सकता है। देखिए काव्यगत सौंदर्य, इसमें देश का प्राकृतिक सौंदर्य सजीव हुआ है। भाषा सरल है, सुबोध है तथा साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण ओज है और अलंकार है उपमा, उपमाएं दे देकर बताया गया है। आगे देखिए, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ध्यान दीजिए कितनी अच्छी लाइन है कि विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा अर्थात जो भूमध्य रेखा होती है, बीच की रेखा, जहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी वहाँ पर पड़ती है। भारत भी विषुवत रेखा में ही आता है, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, संदर्भ वही रहेगा, इसमें देखिए प्रसंग बदल जाएगा कि इन लाइनों में कवि ये बताना चाहता है कि मनुष्य को अपने देश से अत्यधिक अलौकिक प्रेम होता है, चाहे वह किसी भी देश में रहता हो, चाहे वहाँ कितनी भी परिस्थितियाँ कठिन हो, कितना भी रहने में कठिनाई हो, लेकिन वह अपने देश से प्रेम करता है, उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। ये प्रसंग होगा। व्याख्या देखिए कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, विषुवत अर्थात जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ पर असहनीय गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वह हाँफ हाँफ कर बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि सूर्य की सीधे रोशनी पड़ती है और वहाँ पर गर्मी अत्यधिक होती है। रखता है अनुराग अलौकिक, अनुराग मतलब प्रेम, अलौकिक जिसका कोई तुलना न किया जाए, लेकिन फिर भी वह अपने देश से अत्यधिक अलौकिक प्रेम करता है, असाधारण प्रेम करता है। यह भी अपनी मातृभूमि पर, अर्थात अपने मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है, अलौकिक प्रेम करता है, लेकिन अपने देश को वह छोड़कर नहीं जाएगा, भले कितना भी कष्ट सह ले। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर,
वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तम मतलब अंधकार। और ध्रुववासी अर्थात ध्रुव प्रदेश का रहने वाला, जहाँ अत्यधिक बर्फ पड़ती है, भयंकर ठंडी पड़ती है, अत्यधिक ठंडी पड़ती है। देखिए ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुव का वासी जो एकदम अंधकार में, हिम पड़ेगा तो वहाँ अंधकार भी हो जाएगा। तो ध्रुव का वासी अत्यधिक ठंडी में, अत्यधिक बर्फ जमे रहने वाले जगह पर रहता है, लेकिन जी लेता है काँप काँप कर जीता है, एकदम डरता रहता है, लेकिन घबराकर, तकलीफ़ों में रहता है, लेकिन घबराकर वह कभी गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। उसे भी अपनी मातृभूमि से अतुल प्रेम होता है, जो ठंडे प्रदेश में रहता है, जहाँ रहना अत्यधिक कठिनाई पूर्वक होता है, अर्थात अपने प्राणों को गंवा देने जैसा होता है। कर देता है प्राण निछावर। अपने देश की रक्षा के लिए वह भी उस पर अपने प्राण को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अर्थात गर्म प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति हाँफ हाँफ कर जी लेगा, लेकिन ठंडे वाले प्रदेश में नहीं जाएगा, अपने देश को नहीं छोड़ेगा। देखिए इसमें काव्यगत सौंदर्य, कवि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानव को अपने देश से स्वाभाविक प्रेम होना निश्चित है। इन पंक्तियों में स्वदेश, अपने देश से प्रेम के लिए प्रेरणा दी गई है। भाषा सरल और खड़ी बोली है। शैली विवेचनात्मक है। विवेचनात्मक का मतलब कि विवेचना कर कर के बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश को छोड़कर नहीं जाता। रसवीर है, क्योंकि वीरता वाली बातें हैं। गर्मी सहने वाला भी व्यक्ति अपने देश को नहीं छोड़ता, और सर्दी सहने वाला भी व्यक्ति अपने देश को नहीं छोड़ता। और गुण है ओज, ओज भरी वाली कविताएं हैं, वीरतापूर्ण वाली कविताएं हैं, इसलिए इसमें गुण ओज है। शब्द शब्द व्यंजना है, और अलंकार इसमें अनुप्रास है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।